नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। शादी के बाद मेरे पति मुझे हर बात पर ताने देते, गालियां देते कि तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम में कोई हुनर नहीं है। मेरे दोस्तों की बीवियां इंटरनेट से पैसे कमा रही हैं और तुम्हें कुछ नहीं आता। वो सुबह काम पर जाते और रात को घर आते। मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी जो बहुत लालची थी। एक दिन मैं घर में बैठी रो रही थी कि वो आ गई और मुझे अपने पति से छुपकर एक ऐसा काम बताया जिससे पैसा ही पैसा कमाया जा सकता है। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी जहां हर दिन खुद को साबित करने में बीतेगा और हर रात ये सोचते हुए नींद आएगी कि आखिर मेरी क्या गलती है। मेरा नाम सीमा है और जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपना घर बार छोड़कर अपने पति के घर आ गई थी। दिल में बहुत सपने थे, ये उम्मीद भी थी कि मेरा पति मेरा सहारा बनेगा, मेरी कमियों को समझकर उन्हें पूरा करने में मेरी मदद करेगा। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया और उसने मुझसे ऐसे बात करना शुरू कर दिया जैसे मैं उसके लिए कोई इंसान ही ना हो, मेरी कोई इज्जत ही ना हो। वो हर दूसरे दिन मुझे यही सुनाता रहता, तुम गंवार हो, तुम्हें किसी बात की समझ नहीं है, तुमसे दो बात करो तो ऐसा लगता है जैसे दीवार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है और ना तुम्हें कोई काम ठीक से करना आता है। मैं चुपचाप उसकी हर बात सुन लेती क्योंकि मुझे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ उसकी बातें और भी ज़्यादा कड़वी होती गईं और मेरी चुप्पी भी पहले से ज़्यादा गहरी होती चली गई। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ये बात मैंने कभी किसी से छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई से ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ गई थी। मैंने 10वीं भी पूरी नहीं की थी। इसकी वजह मेरी आलस या लापरवाही नहीं थी, बल्कि वो हालात थे जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और जब मेरे 10वीं के पेपर शुरू होने वाले थे उसी समय मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी। उनके जाने के बाद हमारा पूरा घर जैसे बिखर गया था। पापा काम पर चले जाते थे और घर में मेरी छोटी छोटी बहनें थी जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, घर साफ करना, बहनों को तैयार करना, उनकी हर ज़रूरत पूरी करना, फिर शाम तक घर के सारे काम निपटाना, यही मेरी ज़िंदगी बन गई थी। किताबें एक तरफ रखी रह जाती थी और मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहती थी। पेपर आए तो मैं तैयारी ही ना कर सकी और इसी वजह से 10वीं में फ़ेल हो गई थी। उस समय मुझे अपनी नाकामी का इतना दुख नहीं हुआ था जितना इस बात का सुकून था कि मेरी बहनें मेरे होते हुए अकेली नहीं रही। कई साल इसी तरह गुजर गए। मेरी बहनें भी धीरे धीरे बड़ी होने लगीं और घर के कामों में मेरा हाथ बटाने लगीं। तो पापा ने सोचा कि मेरी शादी कर देनी चाहिए। मैंने भी उनकी बात मान ली क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे लिए बुरा नहीं सोच सकते। मैं देखने में अच्छी थी और लोग अक्सर कहते थे कि भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया है, लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि सिर्फ सुंदर होना किसी औरत की खुशी की गारंटी नहीं होता, क्योंकि अगर इज्जत ना मिले तो खूबसूरती भी एक दिन बोझ लगने लगती है। एक दिन की बात है, मैं आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। धूप बहुत तेज थी, मेरे हाथ लगातार पानी में रहने की वजह से सफ़ेद पड़ गए थे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना चाहती थी ताकि खाना भी बना सकूं। उसी समय मेरे पति तेज कदमों से बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो मेरे पास आकर बोले, मेरे कपड़ों में एक कागज़ था, बहुत ज़रूरी था, तुमने कहीं धो तो नहीं दिया? मैंने हाथ रोककर उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, धोया तो नहीं, लेकिन जेब में कागज़ जरूर निकला था। मुझे लगा बेकार होगा, इसीलिए मैंने कूड़े में फेंक दिया था। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से से बोले, तुमने फेंक दिया? तुम्हें एक बार पूछ लेना चाहिए था कि वो किस चीज़ का कागज है। तुम्हें पता भी है वो एक रसीद थी, अगर वो गुम हो जाती तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो सकता था। मैं घबरा गई और तुरंत बोली, मुझे सच में नहीं पता था। उस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था। मैंने समझा कोई पुराना कागज होगा इसीलिए फेंक दिया
उन्होंने मेरी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से से कहा, अंग्रेजी में लिखा था तो क्या हुआ, तुमने 10वीं तो की हुई है ना, इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती कि जरूरी कागज और फालतू कागज में फ़र्क कर सको। मैंने नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, मेरी 10वीं भी पूरी नहीं हुई थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हैरानी और गुस्से से बोले, मतलब पूरी नहीं हुई थी? तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि तुमने 10वीं की हुई है। मैंने तो यही सोचकर रिश्ता हाँ किया था कि अगर आगे पढ़ना चाहोगी तो मैं खुद पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम तो 10वीं भी पास नहीं हो। मैंने भरी हुई आवाज़ में कहा, हालात ऐसे थे कि मैं पेपर नहीं दे सकी। मेरी मम्मी गुजर गई थी, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, इसीलिए मैं पढ़ नहीं सकी। उन्होंने बेरुखी से सिर हिलाया और बोले, ये सब बहाने हैं, आज के ज़माने में हर कोई पढ़ लेता है। तुमने अगर पढ़ना होता तो ज़रूर पढ़ लेती। अब बताओ मैं क्या करूं, तुम्हें दोबारा स्कूल भेजूं? मैं चुप खड़ी रही, क्योंकि मेरे पास सफाई में कहने के लिए वही सच्चाई थी जो मैं पहले ही बता चुकी थी। लेकिन उन्हें मेरी सच्चाई सुनने से ज़्यादा मुझे शर्मिंदा करना पसंद था। और उसी दिन के बाद जैसे उन्हें मेरी कमज़ोरी मिल गई थी, वो जब चाहे इसी बात को छेड़ देते। कभी कहते तुम गंवार हो, कभी कहते तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं, कभी कहते तुमसे बात करना समय बर्बाद करना है। और मैं हर बार दिल पर पत्थर रखकर उनकी बातें सुनती रहती, क्योंकि मुझे लगता था शायद एक दिन वो मेरी कुर्बानियाँ भी समझ जाएंगे। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि कुछ लोगों को दूसरों की कुर्बानियाँ कभी दिखती ही नहीं हैं। मैं अपने पति की ऐसी बातें सुनते सुनते अंदर से टूटने लगी थी, क्योंकि वो दिन में पता नहीं कितनी बार मुझे एहसास दिलाते थे कि मैं उन पर बोझ हूँ और मेरे होने या ना होने से उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सुबह नाश्ते की मेज़ पर बैठते तब भी कोई ना कोई ऐसी बात कर देते जिससे मेरा दिल दुख जाए। शाम को काम से वापस आते तब भी उनकी ज़ुबान पर मेरे लिए कोई ना कोई ताना ज़रूर होता था। मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, कभी उनकी किसी इच्छा को नज़रअंदाज नहीं किया था, लेकिन शायद मेरी चुप्पी ही उनकी नज़र में मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुकी थी और वो हर रोज़ इसी चुप्पी का फ़ायदा उठाते थे। एक दिन वो ऑफिस से वापस आए तो हमेशा की तरह कपड़े बदलते हुए बोले, आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि एक आदमी कमाए और 10 लोग बैठकर खाएं। पहले के लोग खुशनसीब थे, चीज़ें सस्ती होती थी, एक आदमी की कमाई से पूरा घर चल जाता था, बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती थी, बेटियों की शादी भी हो जाती थी, मेहमान भी आते रहते थे, घर भी बन जाते थे, सामान भी आ जाता था। लेकिन आज के दौर में अगर पति पत्नी दोनों ना कमाएं तो ज़िंदगी आगे नहीं चलती। मैं चुपचाप उनके सामने पानी का गिलास रखती रही तो वो मुझे देखकर बोले, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखकर पसंद किया था, मुझे जल्दी शादी करनी थी और मैं चाहता था कि मेरी बीवी शरीफ हो। तुम शरीफ तो हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शराफत के अलावा तुम्हारे अंदर आखिर है क्या? ना तुम पढ़ी लिखी हो, ना तुम्हारे पास कोई हुनर है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक पल के लिए अजीब सा ख्याल आया। मैं सोचने लगी, अगर उन्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाती जो बहुत पढ़ी लिखी होती लेकिन शरीफ ना होती तो क्या वो उसके साथ खुश रह लेते? क्योंकि वो तो हमेशा यही कहते थे कि उन्हें एक शरीफ बीवी चाहिए। लेकिन अब जब मैं उनकी बीवी बन चुकी थी तो उन्हें मेरी शराफत में भी कोई खूबी नज़र नहीं आती थी, बल्कि वो हर बात में यही साबित करने की कोशिश करते थे कि मेरे अंदर एक भी ऐसी बात नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। लेकिन मैंने ये सब सिर्फ अपने दिल में सोचा, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं मुंह से एक शब्द भी कह सकूं, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने जवाब दिया तो बात और बढ़ जाएगी। वो लगातार बोलते जा रहे थे, मेरे सारे दोस्तों की बीवियां कमाती हैं, कोई किसी कंपनी में काम करती हैं, कोई घर बैठकर ऑनलाइन काम करती है, कोई अपना बिजनेस चला रही है, हर औरत अपने पति का हाथ बटा रही है, सिर्फ एक तुम हो जो सुबह से शाम तक घर में रहती हो और आखिर में मेरे ही पैसों पर गुजारा करती हो। मैंने बहुत धीरे से कहा, अगर मैं नौकरी करने चली जाऊं तो घर कौन संभालेगा? सुबह का नाश्ता समय पर, दोपहर का खाना समय पर, शाम की चाय समय पर, रात का खाना समय पर। आपके कपड़े हमेशा धुले हुए और इस्त्री किए हुए होने चाहिए।
बेडशीट पर जरा सी सिलवट भी आपको बर्दाश्त नहीं होती। बर्तन एक बार भी सिंक में पड़े रह जाएं तो आप नाराज हो जाते हैं। फर्श रोज साफ होना चाहिए। घर की हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। अगर मैं बाहर चली गई तो ये सब कौन करेगा। उन्होंने मेरी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत बोले, पागल औरत, मैंने कब कहा कि तुम बाहर जाकर नौकरी करो। मेरे दोस्तों की बीवियां ऑफिस नहीं जाती, वो घर बैठकर ऑनलाइन काम करती हैं। उनके पास कोई ना कोई स्किल है। किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, कोई अंग्रेजी बोल सकती है, कोई बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती है, किसी के पास डिग्री है, किसी के पास हुनर। इसीलिए वो घर बैठे कमाती हैं। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? ना डिग्री, ना पढ़ाई, ना कोई स्किल, ना कोई काबिलियत। आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? वो एक पल के लिए रुके, फिर बहुत बेरहमी से बोले, मुझे तो अब यही लगता है कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर ही निर्भर रहोगी। तुम्हें खिलाना पड़ेगा और तुम कभी भी मेरा हाथ नहीं बटा सकोगी। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुमसे शादी कर ली। उनके ये शब्द मेरे दिल में किसी नुकीली चीज़ की तरह चुभ गए। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि वो मेरी आंखों में बड़े आंसू ना देख सके, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उनके सामने रो भी पड़ी तो शायद वो ये भी कह देंगे कि रोने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से उठकर रसोई में चली गई और बर्तन धोते हुए यही सोचती रही, क्या सच में एक औरत की कीमत सिर्फ उसकी डिग्री और कमाई से ही आंकी जाती है? और क्या घर को संभालना, अपने पति की हर जरूरत पूरी करना और दिन रात उसकी सुविधा के लिए खुद को भूल जाना कोई हुनर नहीं होता? मैं अपनी बहनों को भी क्या बताती, वो अभी इतनी समझदार नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी की उलझनों को समझ पाती। उनके सामने अगर मैं अपना दुख कह भी देती तो वो सिर्फ परेशान होती और मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। पापा ने मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। वो ऐसे लोग नहीं थे जो बेटी को विदा करने के बाद भी हर दूसरे दिन उसकी खैर खबर पूछें या ये जानने की कोशिश करें कि वो खुश भी है या नहीं। उनके सामने अभी मेरी 2 छोटी बहनों की शादी भी बाकी थी, इसीलिए वो सारा ध्यान उन्हीं पर रखते थे और मैं भी कभी उन्हें फ़ोन करके अपने हालात नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा भी तो वो यही कहेंगे कि शादी के बाद औरत को हर हाल में अपना घर निभाना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपना सारा दुख अपने दिल के अंदर ही दबा लिया था। उस पूरे मोहल्ले में अगर कोई एक इंसान था जिससे मेरी कभी कभार बात हो जाती थी तो वो मेरी पड़ोसी रेखा आंटी थी। वो उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी थी और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी मुझसे ज़्यादा देख चुकी थी। वो अक्सर मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद ही मेरे घर आती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पति का स्वभाव बहुत सख्त है और वो नहीं चाहते कि मैं किसी से ज़्यादा मेल जोल रखूं। मैं भी कभी उनके घर नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डर रहता था अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो एक नए बहाने से नाराज हो जाएंगे। इसीलिए रेखा आंटी ही कभी दूध लेने के बहाने, कभी सब्जी देने के बहाने और कभी ऐसे ही कुछ पल के लिए मेरे पास आकर बैठ जाती थी। एक दिन वो मेरे पास बैठी थी और मेरा उदास चेहरा देखकर बोली, आज फिर क्या हुआ है? तुम पहले से भी ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने धीरे धीरे उन्हें सारी बात बताई कि मेरे पति ये भी कहने लगे हैं कि मैं पैसे नहीं कमाती और हर समय उन पर बोझ बनी हुई हूँ। वो कहते हैं कि आजकल पति पत्नी दोनों कमाते हैं और सिर्फ एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता। मेरी बात सुनकर रेखा आंटी ने लंबी सांस ली, फिर सिर हिलाते हुए बोली, आजकल के बहुत से मर्द बिगड़ गए हैं। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि भगवान ने मर्द को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने घर वालों का खर्च उठाए, अपनी बीवी को इज्जत के साथ घर में रखे और उसकी ज़रूरतें पूरी करे। लेकिन अब उल्टा औरत से कहते हैं कि हमारे लिए पैसे कमा कर लाओ, जैसे सारी जिम्मेदारी उसी की हो। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही तो वो थोड़ा पास आकर बोली, असली खेल सिर्फ पैसे का है। अगर तुम पैसा कमाकर अपने पति के हाथ में रखना शुरू कर दो ना, फिर देखना यही आदमी तुम्हारे जूते भी उठाकर सीधे करेगा। फिर देखना तुम्हारी कितनी इज्जत करेगा और हर समय तुम्हारी तारीफ करेगा। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मैं कहाँ से पैसे कमा कर दूँ? मेरे पास ना कोई डिग्री है,
ना कोई हुनर है, ना मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, ना मैंने कभी कोई काम किया है। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ये किसने कह दिया कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ डिग्री और हुनर ही चाहिए होता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी चालाकी से पैसे कमा लेते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ। मैंने तुरंत पूछा, कैसे कमा सकते हैं ऐसे पैसे? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, एक तरीका तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें बहुत पैसा है, इतना कि तुमने शायद कभी सोचा भी ना हो। मैंने घबराकर कहा, कोई गलत काम तो नहीं है? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, गलत काम तो नहीं है, लेकिन सीधा भी नहीं है। अब ये तुम पर है कि तुम उसे कैसे देखती हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसे किसी काम में नहीं पड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। उसने कंधे उचकाकर कहा, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर याद रखना फिर अपने पति के ताने भी सुनती रहना, क्योंकि ऐसे लोग बातों से नहीं बदलते, उन्हें सिर्फ पैसा बदलता है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शायद ऑफिस में उन पर दबाव होगा, इसी वजह से गुस्सा करते हैं। समय बीतेगा तो उनका स्वभाव भी पहले जैसा हो जाएगा। रेखा ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे मेरी हर बात पर तरस आ रहा हो। फिर वो चुपचाप उठकर अपने घर चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ी देर तक सोचती रही, क्या पति सच में समय की परेशानी से बदले हैं, या मैं झूठी उम्मीद से चिपकी हूँ। मैंने ठान लिया था कि अपनी सेवा और प्यार से उनका दिल जीत लूंगी। शायद एक दिन उन्हें एहसास होगा कि घर संभालने की भी कीमत होती है। लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार गई। मैं सुबह उनके उठने से पहले उठ जाती, पसंद का नाश्ता बनाती, कपड़े इस्त्री करती, जूते साफ करती, पूरा घर चमकाती, फिर भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आती थी और ना मुंह से एक अच्छा शब्द निकलता था। कुछ दिनों से उनमें एक और बदलाव आया। वो हर समय फ़ोन में लगे रहने लगे। पहले घर आकर मुझसे बात करते थे, अब आते ही फ़ोन हाथ में ले लेते। कभी मुस्कुराते, कभी चुपचाप टाइप करते। अगर मैं पास जाती तो तुरंत फ़ोन बंद कर देते। मेरे दिल में शक आया, लगा शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है। पहले बाहर बैठकर पूछते थे, खाना कैसा बना, कभी कहते दाल अच्छी बनी है। उनके ये शब्द सुनकर लगता था सारी मेहनत सफल हो गई। अब वो कहते, नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा। दोपहर को फ़ोन नहीं करते। शाम को कहते, रात का खाना बाहर खा लिया, तुम मत निकालना। मैं पूरा दिन उनका इंतजार करती और आखिर में अकेले तीनों समय खाना खाती। हर निवाला गले में फंसता। एक दिन मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने रेखा को घर बुलाया। वो पति के ऑफिस जाते ही आई। मैं रो पड़ी। कहा, कुछ करो रेखा, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है पति मुझसे दूर जा रहे हैं, हर समय फ़ोन में रहते हैं। डर है कहीं कोई औरत ना आ गई हो। रेखा ने सोचा और बोली, एक काम है, अगर वो हो जाए तो शायद मसला हल हो जाए। मैंने कहा, कौन सा काम? वो बोली, एक जगह पैसे लगाने होते हैं, एक बार लगा दो, फिर हर महीने मुनाफा आता है। मैंने पूछा, कैसा मुनाफा? वो बोली, इतना कि हर महीने 45,000 आराम से मिलेंगे। फिर पति से कहना, मैंने भी ऑनलाइन काम सीख लिया है, हर महीने 45,000 उनके हाथ पर रख देना, फिर देखना वो कैसे इज्जत करेंगे। मैंने कहा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मेरे पास तो सिर्फ 78,000 हैं जो पति ने जेब खर्च के लिए दिए थे। वो बोली, 78,000 से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 लाख चाहिए। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, 3-4 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी? वो बोली, अगर घर बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा, बिना खतरा उठाए फ़ायदा नहीं मिलता। मैंने पूछा, आखिर क्या करूं? वो मुस्कुराकर बोली, वो मैं सोचकर बताऊंगी, मगर हिम्मत चाहिए। मैं कई दिन तक उसकी बातें सोचती रही। बार बार लगता यही रास्ता है घर बचाने का। एक दिन वो फिर आई और बोली, 1 महीना है, इस समय में पैसे जमा करके दे दो, काम हो जाएगा, वरना स्कीम खत्म। इत्तेफाक से उसी दिन पति शाम को घर आए। हाथ में काला बैग था। कमरा बंद करके उसमें से नोटों की गड्डियाँ निकाली। बोले, ये 4 लाख हैं, किसी की अमानत हैं, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मेरे पास रखे हैं, अलमारी में रख रहा हूँ, तुम ख्याल रखना, 1 हफ्ते बाद मालिक को वापस करने हैं।
हाथ मत लगाना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे दिमाग में वो 4 लाख घूमने लगे। एक तरफ रेखा की बातें, दूसरी तरफ पति के ताने। चंद दिन बाद बहुत बड़ी लड़ाई हुई। वो गुस्से में बोले, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, ना कमाती हो, ना अकल है, ना हुनर, ऊपर से औलाद भी नहीं हुई। सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करके की। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात मैं बहुत रोई। रेखा की बात याद आती रही कि 45,000 हर महीने दोगी तो वो बदल जाएगा। अगली सुबह पति ऑफिस गए। मैं अलमारी के सामने खड़ी रही, हाथ कांप रहे थे। फिर सोचा अगर पैसे बढ़ गए तो एक हफ्ते में असल रकम और मुनाफा दोनों वापस आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर भी बच जाएगा। कांपते हाथों से अलमारी खोली, नोटों की गड्डियां निकाली, कपड़ों में लपेटा और सीधे रेखा के घर पहुंच गई। कपड़ा उसके सामने रखकर कहा, ये 4 लाख हैं, पहली तारीख तक मुनाफा दे देना ताकि मैं पति को बता सकूं कि मैं भी कमाने लगी हूँ। रेखा के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। पैसे बैग में रखकर बोली, बिल्कुल फिक्र मत करो, पहली तारीख से पहले सब ठीक हो जाएगा। मैं हल्के दिल से घर आ गई। लगा परेशानियां खत्म होंगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते में मेरी दुनिया बदल गई। मैं रेखा के घर गई तो दरवाजे पर दूसरा ताला लगा था, सामान गायब था। पड़ोसी से पूछा तो बोली वो कल ही घर खाली करके चली गई, किराएदार थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। समझ आ गया कि मैं बहुत बड़े धोखे में आ गई। उधर एक हफ्ता पूरा होते ही पति ने अलमारी खोली और चीख कर बोले, पैसे कहाँ गए? मैं कांपने लगी, कहा मुझे नहीं पता। चिल्लाए, घर में तुम हो, किसको दिए? कोई दोस्त है या मायके भेज दिए? मैं रोते हुए कहती रही, नहीं मुझे नहीं पता। वो नहीं माने। घर में इतना हंगामा हुआ कि मोहल्ला इकट्ठा हो गया, इल्जाम लगे और मैं सिर्फ रोती रही। आखिर में उन्होंने मेरा सामान बैग में डाला, मुझे गाड़ी में बिठाकर सीधा मायके छोड़ आए। रास्ते भर कुछ नहीं बोले। घर के बाहर गाड़ी रोकी और ठंडे लहजे में कहा, आज के बाद मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, और चले गए। मैं दरवाजे पर बैग लेकर खड़ी रह गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। लगा मेरी गलती ने एक पल में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ना पति था, ना इज्जत, ना वो 4 लाख, और ना खुद को बेगुनाह साबित करने का रास्ता। बस रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। आखिर एक दिन मैंने दोनों बहनों को बुलाकर सारी सच्चाई बता दी कि कैसे रेखा ने लालच दिया, कैसे मैं धोखे में आई और कैसे पति मुझे छोड़ गए। बड़ी बहन ने हाथ पकड़कर कहा, दीजिए, पहले क्यों नहीं बताया? हम मदद कर देते। आपको ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? छोटी बोली, अभी सब खत्म नहीं हुआ। आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है जिसका आपको खुद अंदाजा नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, मेरे अंदर कौन सी खूबी है? वो बोली, आपको संस्कृत और श्लोक बहुत अच्छे से आते हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है। आजकल बहुत सी महिलाएं दुनिया भर के बच्चों को ऑनलाइन गीता, श्लोक और पूजा पाठ सिखाती हैं और उन्हें डॉलर्स में फीस मिलती है। आपको भी यही काम शुरू करना चाहिए। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन मुझे तो मोबाइल भी ठीक से चलाना नहीं आता, मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। वो मुस्कुराकर बोली, वो हम सब सिखा देंगे, आपको बस बच्चों को पढ़ाना है, बाकी काम हम समझा देंगे। अगले ही दिन मेरी बहनों ने मुझे ऑनलाइन क्लास लेना सिखाना शुरू किया। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल इस्तेमाल करना सिखाया, अलग अलग ऐप पर क्लास लेना सिखाया, विदेश में रहने वाले बच्चों के समय के हिसाब से क्लास बनाना सिखाया, और ये भी बताया कि हर महीने फीस डॉलर्स में आती है जो बाद में रुपए में बदल जाती है। शुरू में मेरे हाथ कांपते थे, हर नई चीज़ से डर लगता था, लेकिन मेरी बहनें हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाती रहीं और कुछ ही दिनों में मेरी पहली ऑनलाइन क्लास लग गई। स्क्रीन पर एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ बैठी थी। वो विदेश में रहते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी सही उच्चारण के साथ गीता और मंत्र सीखे। मैंने ओम बोलकर क्लास शुरू करवाई तो मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर एक बच्चा आया, फिर 2 और बच्चे आ गए, और देखते ही देखते अलग अलग देशों से कई बच्चे मुझसे ऑनलाइन गीता और श्लोक पढ़ने लगे। मैं घर के एक कमरे में बैठकर रोज क्लास लेती थी और हर महीने मेरी मेहनत की कमाई डॉलर्स में मेरे अकाउंट में आने लगी, जिसे रुपए में बदल दिया जाता था। पहली बार जब मेरी कमाई मेरे हाथ में आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये पहली रकम थी जो मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाई थी।
मुझे लगा भगवान ने मेरे लिए वो रास्ता खोल दिया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसी दौरान 1 महीना बीत गया, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत बदलने लगी थी। कमजोरी लगती थी और हर समय अजीब सा लगता था। मेरी बहनें मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप करके मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। ये खबर सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया। इतनी बड़ी परीक्षा के बाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे ये खबर मेरे पति तक पहुंच गई। एक दोपहर अचानक वो मेरे मायके आ गए। मैं उन्हें दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मुझे अपनी औलाद बहुत प्यारी है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर दोबारा मेरा भरोसा तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आंखों में आंसू लिए और धीरे से कहा, मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, वादा करती हूँ अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, यही तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे आखिरी मौका ही समझना। जब मैं वापस अपने ससुराल आई तो मैंने मन में एक फैसला कर लिया था। अब मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपने भविष्य के लिए मेहनत करूंगी। मैं पहले की तरह घर के सारे काम भी करती थी और अपनी ऑनलाइन क्लास भी समय पर लेती थी। मेरी क्लास का समय ज़्यादातर विदेश में रहने वाले परिवारों के हिसाब से होता था, इसीलिए कभी सुबह जल्दी क्लास होती तो कभी रात को। लेकिन मैं हर हाल में अपना वादा निभाती थी, क्योंकि अब ये सिर्फ काम नहीं था, मेरी नई ज़िंदगी बन चुकी थी। पहली कमाई जब डॉलर्स में अकाउंट में आई तो मैंने उसे खर्च नहीं किया, संभाल कर रख दिया, क्योंकि मेरे मन में हर समय यही था कि मैंने पति का जो नुकसान किया था एक दिन वो ज़रूर पूरा करना है। दूसरे महीने की कमाई आई, फिर तीसरे, फिर चौथे। देखते ही देखते 5 महीने गुजर गए। मैं हर महीने कमाई में से ज़रूरत के हिसाब से थोड़े पैसे इस्तेमाल करती और बाकी बचा कर रख देती। इन 5 महीनों में पति का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जैसे बात नहीं करते थे, ना प्यार भरे शब्द बोलते थे, लेकिन अब मुझे टोकते भी नहीं थे। घर का माहौल शांत हो गया था। वो कभी मेरे लिए फल ले आते, कभी दूध, कभी कहते, डॉक्टर ने जो खाने को कहा है वो ज़रूर खाना। अब घर में एक नन्ही जान आने वाली है। अगर वो मुझे ज़्यादा देर खड़ा देखते तो कहते, इतना काम मत करो, थोड़ा आराम कर लो। मैं हैरान रह जाती। यही इंसान पहले कहता था, तुम सारा दिन करती ही क्या हो, और आज खुद आराम करने को कह रहा था। मैं अपने कमरे में गई जहाँ मैंने अपनी कमाई संभाल कर रखी थी। सारे डॉलर एक लिफाफे में रखे और पति के पास चली गई। वो सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने चुपचाप वो लिफाफा उनके सामने रख दिया। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मैंने धीरे से कहा, ये वो पैसे हैं जो मैंने आपका नुकसान किया था, उसे पूरा करने के लिए जमा किए हैं। उन्होंने लिफाफा खोला, अंदर डॉलर देखकर कुछ देर चुप रहे, फिर पूछा, ये सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी कमाई है। वो दोबारा मेरी तरफ देखने लगे, जैसे यकीन ना हो रहा हो। बोले, तुमने इतने पैसे कैसे कमा लिए? मैंने कहा, मैं ऑनलाइन बच्चों को गीता और श्लोक पढ़ाती हूँ, यही मेरी कमाई है। वो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बोले, मुझे लगता था तुम खुद कोई ऑनलाइन क्लास लेती हो, जहाँ कुछ सीखती हो। मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन के सामने बैठे देखा था, लेकिन कभी पूछा नहीं। मैंने हल्की मुस्कान से कहा, नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ती थी, बल्कि विदेश में रहने वाले हिंदू परिवार अपने बच्चों को मुझसे ऑनलाइन गीता और पूजा पाठ सिखवाते हैं। वहाँ अच्छे गुरु नहीं मिलते, इसीलिए सब फ़ोन पर होता है। बच्चे वीडियो कॉल पर सीखते हैं और हर महीने डॉलर्स में फीस भेज देते हैं। फिर हिचकते हुए कहा, एक बात है। उन्होंने पूछा, क्या? मैंने कहा, अगर हो सके तो मेरे लिए एक अच्छा मोबाइल ले दीजिए। मेरा फ़ोन बहुत पुराना है, कभी आवाज़ साफ नहीं आती, कभी क्लास के बीच में नेटवर्क चला जाता है। डर लगता है कहीं बच्चे नाराज ना हो जाएं। उन्होंने तुरंत पूछा, तुमने ये सारे पैसे कितने समय में कमाए? मैंने कहा, 5 महीने में। वो चौंक गए, बोले, सिर्फ 5 महीने में 4 लाख? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ देर मुझे देखते रहे,
फिर उनके चेहरे पर पहली बार गर्व दिखा। बोले, तुम सच में बहुत अच्छी निकली हो, पैसे वापस रख लो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो बोले, जिस रकम का नुकसान हुआ था वो मैंने पहले ही कहीं से पूरा कर दिया था, अब मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे संभाल कर रखो, ये हमारे ही घर के काम आएगी। मेरे लिए ये शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उनकी आवाज़ में पहली बार सम्मान था और मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी। उसी महीने उन्होंने घर में तेज इंटरनेट लगवा दिया ताकि मेरी क्लास में कोई दिक्कत ना आए। कुछ दिन बाद वो एक डिब्बा लेकर आए, उसमें नया और अच्छा मोबाइल था। बोले, अब क्लास लेने में दिक्कत नहीं होगी। मैं खुशी से उनकी तरफ देखती रही। वो ज़्यादा कुछ ना बोलकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं जानती थी कुछ लोग प्यार शब्दों से नहीं काम से दिखाते हैं। समय बीतता गया, मेरी प्रेगनेंसी भी आखिरी महीनों में आ गई। मैं क्लास भी लेती थी और घर का काम भी। अब पति मेरा ख्याल रखते थे। अगर ज़्यादा देर खड़ी रहती तो कहते बैठ जाओ, अगर समय पर खाना ना खाती तो याद दिलाते, डॉक्टर के पास जाना होता तो छुट्टी ले लेते। फिर वो दिन भी आ गया जिसका हम दोनों को इंतज़ार था। एक रात अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, पति घबरा गए, तुरंत गाड़ी निकाली और मुझे अस्पताल ले गए। रास्ते भर वो चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। कुछ घंटों बाद भगवान की कृपा से हमारे यहाँ एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। पति ने पहली बार बेटे को गोद में लिया तो उनकी आंखें भर आई। वो बार बार उसके नन्हे चेहरे को देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए। मैंने बच्चे के लिए जो कपड़े, कंबल और सामान खरीदा था वो सब अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। उस पल मुझे अपनी कमाई पर पहले से ज़्यादा गर्व हुआ, क्योंकि मैंने ना सिर्फ पति का भरोसा वापस जीता था बल्कि अपनी मेहनत से बच्चे का पहला खर्च भी खुद उठाया था। उस दिन मुझे समझ आया कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती और ना कोई हुनर। अगर इंसान सच्चा हो और भगवान पर भरोसा रखे तो जिसे कमज़ोर समझा जाता है वो एक दिन अपनी इज्जत भी कमाता है और दूसरों की इज्जत भी पाता है। आज मैं बस यही कहूँगी कि औरत के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, चाहे धार्मिक शिक्षा हो या दुनियावी, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, एक ना एक दिन काम आता है। अगर औरत में हिम्मत हो, मेहनत का जज्बा हो और भगवान पर भरोसा हो तो वो इज्जत के साथ पैसे भी कमा सकती हैं और अपने परिवार का सहारा भी बन सकती है। आज भी मैं बच्चों को ऑनलाइन गीता और श्लोक पढ़ाती हूँ और चाहूँ तो घर पर भी बच्चों को सिखा सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे ये काबिलियत दी है। मेरे पति अब मुझसे खुश रहते हैं, पहले जैसे झगड़े नहीं होते। उन्होंने मेरी मेहनत की कदर करना सीख लिया है और मैंने भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। आज मुझे अपने किसी खर्च के लिए पति से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी कमाई से घर चलाती हूँ। भगवान की कृपा है कि जितना समय बीत रहा है मेरा काम उतना बढ़ रहा है। विदेश में रहने वाली कई माएँ मेरे पढ़ाने से खुश होकर तय फीस से ज़्यादा भी भेज देती हैं। मैं दिल से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि उसने मुझे ईमानदारी से कमाने का रास्ता दिया। आज मैं अपने बेटे की हर ज़रूरत अपनी कमाई से पूरी कर सकती हूँ। उसके लिए अच्छे कपड़े ले सकती हूँ, अच्छी शिक्षा का सपना देख सकती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझ में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास है। अब किसी के ताने मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ मेहनत करने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता। आज मेरी छोटी बहन की शादी की तैयारी भी शुरू है और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा से उसका सारा दहेज मैं अपनी कमाई से करूँगी। शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। एक समय था जब मैं खुद को बोझ समझती थी और आज भगवान ने मुझे दूसरों का सहारा बना दिया है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान हर बेटी को ज्ञान दे, हर औरत को इज्जत से जीने की कमाई दे, हर घर में प्यार बना रहे और किसी को मेरी जैसी परीक्षा से ना गुजारे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।